बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ साथियों, RHCSS सीरीज़ के लेक्चर नंबर 12 के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का लेक्चर इनफैक्ट इस सीरीज़ का हमारा आखिरी लेक्चर है, जिसके बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि RHCSS के एग्ज़ाम में अपीयर हो सकें। इंटरेस्टिंग बात आज के लेक्चर में हुई है कि इसको आज मैं दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इनफैक्ट जब मैंने लास्ट टाइम रिकॉर्ड किया तो रिकॉर्डिंग करने के बाद मुझे इल्म में आया कि कई जगहों पर साउंड जो है वो मिस कर गई थी। उस वक्त उसकी वजह ये थी कि दरमियान में चार्जिंग ख़त्म हुई मशीन की, मैंने रीचार्ज पे लगाया और स्टैंड बाय का कोई इशू आया, वाट नॉट एंड वाट नॉट। बहरहाल उसका नतीजा ये निकला कि जनाब मुझे सारी लैब आज दोबारा कन्फिगर करनी पड़ी है और मैं इस लेक्चर को दोबारा आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लेक्चर 12 में हम बज़ाहिर दिखने वाले छोटे छोटे लेकिन इंतहाई इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल नोयत के टॉपिक्स को कवर करेंगे। आज हम ये देखेंगे कि ग्रुप मैनेजमेंट किस तरह की जाती है, कोटा यानी कि स्टोरेज स्पेस किस तरह मैनेज कर सकते हैं, हम जॉब स्केजुलिंग किस तरह कर सकते हैं, सिक्योर शेल SSH के बारे में हम बात करेंगे, NFS और AutoFS की बात की जाएगी, CIFS विंडोज़ बेस्ड जो हमारे शेयर होते हैं उसकी हम बात करेंगे, और VNC वर्चुअल नेटवर्क कम्युनिकेटर या कंट्रोलर जिसके थ्रू हम रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं लिनक्स की मशीन से। इन टॉपिक्स को आज हम कवर करेंगे। जी तो साथियों, आज की हम लैब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ग्रुप्स की बात करेंगे। ग्रुप बेसिकली एक ऐसा सेट ऑफ यूज़र्स या रिसोर्सेज होता है जिसके थ्रू हम इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं कि ग्रुप्स के स्पेसिफिक मेंबर्स को या स्पेसिफिक ग्रुप्स को डिफरेंट राइट्स होते हैं। तो जो यूज़र्स उन ग्रुप्स के मेंबर्स होते हैं उनको स्पेसिफिक रिसोर्स के राइट्स अवेलेबल हो जाते हैं, और इसी तरीके से जो मेंबर नहीं होता उसके राइट्स अवेलेबल नहीं होते। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिवली चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करके हैंडल करने का बड़ा अच्छा तरीका होता है। इसको आगे चलाने के लिए से अभी हम एक ग्रुप ऐड करते हैं। मैं कहता हूँ ग्रुप ऐड, और मैं कह देता हूँ रिसर्च। हमारे पास से R&D की फर्म है और कुछ लड़के R&D पे हमारे स्पेसिफिकली लगे हुए हैं, तो हम कहते हैं कि उनका डाटा शेयर हो जाए। देखिए ग्रुप ऐड हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा यूज़र जावेद है वो इस ग्रुप का मेंबर बन जाए। मैं कहूँगा यूज़र मॉड डैश कैपिटल G ग्रुप नेम यूज़र नेम एंड एंटर। आपको मैं ये बता दूं कि ये जो G है, द कैपिटल G, दिस इज डिनोटेड फॉर द सेकेंडरी ग्रुप। जब भी लिनक्स पे आप किसी यूज़र को बनाते हैं तो उसी यूज़र के नाम से उसका एक ग्रुप ऑलरेडी क्रिएट हो जाता है जिसे प्राइमरी ग्रुप कहा जाता है, और वो स्मॉल G से रिप्रेजेंट होता है। कैपिटल G के थ्रू हम सेकेंडरी ग्रुप एलोकेट कर सकते हैं, और ये मैं बता दूं कि कोई भी यूज़र के पास मल्टीपल सेकेंडरी ग्रुप्स हो सकते हैं क्योंकि वो एक से ज़्यादा ग्रुप्स का मेंबर हो सकता है एज पर द रिक्वायरमेंट। अब अगली बात यह है कि ये यूज़र को इमीडिएटली जो है अपने ग्रुप्स नज़र आने चाहिए बगैर लॉग ऑफ हुए। उसके लिए हम कमांड यूज़ करते हैं, दैट इज़ न्यू GRP रिसर्च। एंटर करें। ये कमांड यूज़र जावेद खुद भी रन कर सकता है, हमने रन कर दी। अब आप ऐसा करें कि SU करें जावेद से, और हम इसके ग्रुप्स देखना चाहते हैं तो हम लिखेंगे ग्रुप्स। देखें जावेद जो है अपने प्राइमरी ग्रुप और रिसर्च ग्रुप का भी मेंबर बन गया है। अच्छा, अब हम यूज़र क्रिएट करने के दौरान भी उसका सेकेंडरी ग्रुप उसको असाइन करवा सकते हैं। लेट्स हैव एन एग्जांपल। मैं कह देता हूँ कि यूज़र ऐड कैपिटल G रिसर्च ग्रुप के साथ बनाए यूज़र को जिसका नाम है नोमान। अब नोमान का प्राइमरी ग्रुप नोमान के नाम से तो बन ही जाएगा, लेकिन ये रिसर्च का मेंबर अभी क्रिएट होते ही हो जाएगा। होम डायरेक्टरी मैंने कल जो यूज़र बनाए थे वो बिल्कुल एग्जिस्ट करती है। मैं एक काम करता हूँ जी, RM मैं करता हूँ CD/home। जी मैं कहता हूँ जनाब इसको रिमूव कर देता हूँ नोमान की डायरेक्टरी को। स्विच मैंने गलत लगा दिया, और मैं जनाब नेम की डायरेक्टरी को भी रिमूव कर देता हूँ, एंड
शारिक एंड जनाब अली एज वेल। अब सिर्फ मेरे पास यूज़र जावेद रह गया और मैं यूज़र डेल से चेक कर लेता हूँ, अगर यूज़र नोमान क्रिएट हुआ है तो उसको मैं डिलीट कर दूँ। जी, अब हम क्रिएट करते हैं दोबारा यूज़र नोमान और उसका सेकेंडरी ग्रुप रिसर्च हो, एंटर करें। जी, मेल बॉक्स की फ़ाइल इसकी अभी भी एग्जिस्ट करती है, मुझे इसको मेल बॉक्स से भी हटाना होगा। जी, अब हम एसयू करते हैं नोमान से, मैं कहता हूँ ग्रुप्स, और ये देखें कि वो रिसर्च ग्रुप का भी इस वक्त मेंबर है। इससे वापस बाहर आते हैं, इससे मैं नोमान का अकाउंट सेट कर देता हूँ, पासवर्ड नोमान पासवर्ड दे देते हैं। बाद में हो सकता है हमें यूज़ करना पड़ जाए तो हम इसको अभी यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, अब से हमारे यूज़र आते हैं, कहते हैं कि यार हम रिसर्चर्स हैं, हमारे ग्रुप का नाम आप रिसर्चर्स ना रखें, रिसर्च कर दें। और फिर एक और बात जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू होती है वो ये है कि हम चाहें तो ग्रुप का नंबर, जो यूनिक नंबर है, वो चेंज कर सकते हैं। अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो लिनक्स का बिहेवियर है तो ग्रुप आईडीज़ और यूज़र आईडीज़ 500 से ऑनवर्ड दी जाती हैं। हम क्या करेंगे अभी कि मैं से अपने जो पहला स्टेप है वो ये करता हूँ कि यूज़र्स की बात सुनने से पहले अपने ग्रुप का नंबर मॉडिफाई करवा देता हूँ। से मैं इसको कह देता हूँ ग्रुप मॉड -G 1000 और रिसर्च। ठीक है, इससे पहले मैं एक और काम करता हूँ कि इसको मॉडिफाई कर देता हूँ ताकि कमांड्स में मैच करने में कोई आसानी हो। मैं कह देता हूँ जी ग्रुप मॉड -N, नेम बदले रिसर्चर्स का, किसका, रिसर्च का। तो अब ये होगा कि जो ग्रुप है यूज़र्स का वो चेंज हो जाएगा, ग्रुप का जो नाम है वो रिसर्चर्स बन जाएगा। रिसर्चर्स, लें जी, मैं इसका ग्रुप आईडी भी चेंज कर देता हूँ, एंटर। दोनों काम हमारे पास इकट्ठे हो गए। अब मैं एक काम करता हूँ कि जी मैं कहता हूँ आईडी करे मेरे पास जमील की, सॉरी जावेद की। ठीक है जी, ये मेरा यूज़र जावेद, और आप ये देखें कि ये ग्रुप का आईडी मेरा रिसर्चर्स का चेंज भी हो गया है। मैं कहता हूँ कि आईडी करे नोमान की, तो नोमान के साथ ग्रुप मेरा रिसर्चर्स का ऐड हुआ है, सो इट इज़ ऑन द 1000 आईडी ऑलरेडी। तो ये एक छोटी सी हमारी डिमॉन्स्ट्रेशन है कि हम ग्रुप्स की मैनेजमेंट आपस में किस तरीके से कर सकते हैं। आप इसके मैन पेजेस कंसल्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा एडवांस कमांड्स अवेलेबल हो जाएंगे। अब हम ग्रुप में ये देखते हैं कि थोड़ा सा हम इसको डिसेंट्रलाइज करते हैं, कैसे, मैं ये नहीं चाहता कि रूट जो है वो हर वक्त बैठा हुआ यूज़र्स ऐड करता रहे ग्रुप में। हम ऐसा करते हैं कि जावेद को एम्पावर करते हैं कि रिसर्चर्स के अंदर वो यूज़र्स को ऐड या रिमूव कर सके। से मैं कह देता हूँ उसको जी पास -A जनाब जावेद रिसर्चर्स, एंटर करें। इससे क्या होगा कि जावेद को मैंने अब ये राइट्स दे दिया है कि वो यूज़र्स को ऐड या रिमूव कर सकते हैं स्पेसिफिक ग्रुप में से। और मैं ये बता दूं कि ये कैपिटल A जो है ये सिर्फ रूट यूटिलाइज कर सकता है। अभी जब हम जावेद से करेंगे तो हम इसको स्मॉल u के ज़रिए ऐड करवाएंगे। अच्छा, उससे पहले मैं एक अदद यूज़र ऐड कर लेता हूँ सिस्टम के अंदर ताकि उस यूज़र को मेंबर बनाया जा सके। मैं कह देता हूँ उसे अली। ठीक है, पास WD कर लें अली का। और अब मैं SU कर देता हूँ जावेद से। जी, अब मैंने इससे यूज़र अली को ऐड करवाना है रिसर्चर्स में। मैं कह देता हूँ जी पास WD -A अली एंड रिसर्चर्स ग्रुप का उसे मेंबर बना दे। ठीक है, और आप ये देखें कि यूज़र जो है अली वो
इस ग्रुप का मेंबर बन गया है। तो ये तरीक़ाकार है जिसको यूज़ करते हुए जो है आप यूज़र्स को राइट्स दे सकते हैं कि वो फर्दर किसी यूज़र को ऐड करवा सकें। अच्छा, ग्रुप डिलीट करने के लिए हम कमांड यूज़ करते हैं ग्रुप डेल, आ गया ग्रुप नेम, लेकिन फ़िलहाल मेरे इसको डिलीट करने का कोई प्रोग्राम नहीं है। ठीक है, तो कमांड आप देख लें, इसको आप यूज़ करके देख लीजिएगा। इसके अलावा आप GUI में चले जाएं तो आपको वहाँ पर भी इसके ग्रुप मैनेजमेंट की चीज़ें मिल जाएंगी। दिस इज़ हेयर यूज़र्स एंड ग्रुप। जी, मैं एज अ रूट इसको कनेक्ट करता हूँ। आप ये देखें कि जो मैंने यूज़र्स ऐड किए हैं वो यहाँ मौजूद हैं। आप ग्रुप्स पे क्लिक करें और आप ये देखेंगे कि आपके अवेलेबल ग्रुप्स, ये देखें जावेद, अली और नौमान जो हैं, दीज पीपल आर नाउ मेंबर ऑफ द रिसर्चर्स ग्रुप। सो दिस इज़ हाउ। अच्छा, अगर आप किसी यूज़र पर से मैं कहता हूँ अली है, मैं इसको प्रॉपर्टीज़ कर यूज़ करता हूँ, तो अली की रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो है वो आपके सामने आ जाएगी। अकाउंट इन्फो है, अकाउंट एक्सपायरेशन है, पासवर्ड लॉकिंग है यानी कि अकाउंट लोकली ब्लॉक हो जाएगा। एक्सपायरेशन, ग्रुप्स देखें अली का अपना प्राइमरी ग्रुप भी है और अली जो है वो जनाब हमारा रिसर्चर्स का भी मेंबर है। आप यहाँ से अनचेक करके भी उसकी मेंबरशिप रिवोक करवा सकते हैं। सो ये एक उसका व्यू है जिसके थ्रू आप यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन अपने सिस्टम पर कर सकते हैं। जी, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि हमने अपने यूज़र्स को डायरेक्टरीज़ के ऊपर डिफरेंट परमिशन एलोकेट करने हैं और उसको देखना है कि परमिशन इफेक्टिव भी हैं या नहीं। सेम मैं होम में एक रिसर्च के नाम की डायरेक्टरी बना देता हूँ। मैं कहता हूँ mkdir/home/research, एंटर करें। जी, फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, चलिए अच्छी बात है। मैं इसकी ओनरशिप चेंज करता हूँ, nobody colon researchers and slash home and research के nobody से मुराद ये है कि कोई भी यूज़र बाय डिफ़ॉल्ट इसके ऊपर ओनरशिप नहीं लेगा, तो जो लोग क्रिएट करते जाएंगे उनकी ओनरशिप ऑटोमेटिकली यहाँ शो होगी। एंटर करें। जी, रिसर्चर्स का ग्रुप जो है वो इस डायरेक्टरी के ऊपर अब हो गया। मैं एक काम करता हूँ, मैं कहता हूँ ls-ld/home and research। आप देखें कि उसकी ओनरशिप जो है वो रिसर्चर्स के ग्रुप को मिल गई है। अच्छा, अब इसको ओनरशिप देने के बाद हमने फाइल परमिशंस ठीक करने हैं। उसके लिए हम कमांड देंगे chmod दैट इज़ 2070/home and research। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको। जो 2 है, 2 हम कहते हैं ये सिग बिट है, SGID बिट है, जो इन्फोर्स करता है कि कोई भी जो एक्शन परफॉर्म किया जाएगा वो इस डायरेक्टरी के परमिशन के साथ परफॉर्म किया जाएगा, इस डायरेक्टरी के ओनरशिप के साथ परफॉर्म किया जाएगा, रदर देन के यूज़र की अपनी ग्रुप की सिंगल ओनरशिप जो कि प्रीवियस है। तो लिहाजा इसकी मदद से हमारी ट्रैकिंग भी ठीक हो जाती है। फिर है ज़ीरो। ज़ीरो मीन कि किसी यूज़र को कोई परमिशन नहीं है, नोबडी, जिस तरह मैं बात कर रहा था, यानी कि स्पेसिफिक यूज़र के अलावा परमिशन नहीं आएगा। 7 मीन का ग्रुप जो है रिसर्चर्स का उसको फुल परमिशन हैं। ज़ीरो मीन अदर्स को, अदर कोई भी इसके अलावा आ जाएगा उसको परमिशन इस पर किसी किस्म का भी नहीं होगा। अब आप क्या करें, LSLD में करूँ ना, तो आप ये देखें RWS, ये जो सिग बिट है, SGI बिट, ठीक है, ये जो है हमारा वो है जो हमारा 2070 की जो हायरार्की को आपके सामने शो कर रहा है। अब क्या करते हैं थोड़ी देर के लिए कि मैं यूज़र जावेद से स्विच करता हूँ और मैं जनाब चला जाता हूँ रिसर्च की डायरेक्टरी में। मैं कहता हूँ CD/home research, LS खाली है, मैं कहता हूँ mkdir test1 LS-LD करें और आप ये देखें कि उसने डायरेक्टरी जो है क्रिएट कर दी है। LS-L करें तो आपको डायरेक्टरी के अगेंस्ट उसकी अप्रोप्रिएट ओनरशिप भी नज़र आ जाएगी। क्लियर करें।
अच्छा, अब मैं इससे एक फ़ाइल बनवा लेता हूँ vim share.txt और मैं इसमें एडिट करता हूँ और मैंने इसको सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद मैं इस यूज़र से बाहर आ जाता हूँ। अब क्योंकि नोमान भी इसका मेंबर है तो असूलन नोमान को भी इस फाइल पे मॉडिफिकेशन के राइट्स होने चाहिए और मेरा ख्याल है हमने अली को भी बनाया था तो अली को भी इस पे परमिशन होने चाहिए। मैं कहता हूँ से su- अली कर देते हैं। पहले तो मैं करता हूँ कि कैट करे होम में रिसर्च में किसको जी, शेयर को जी। ये देखें फाइल इसकी एक्सेस में है। अब मैं इसको कह देता हूँ कि vim करे होम को, रिसर्च को, उसमें शेयर को। अब मैं देखें इंसर्ट ऑन हो गया। मैं कहता हूँ चेंज्ड बाय अली, सेव हो गया। दोबारा कैट करें, डाटा आ रहा है। इट मीन्स अब क्योंकि दोनों यूज़र एक ही ग्रुप में थे तो इनको रेलिवेंट एरिया के साथ काम करने की ऑप्शन मिल गई। अब हम काम करते हैं, एक छोटा सा और काम करके देख लेते हैं। मैं यूज़र एक और ऐड करता हूँ से नईम। ओके, अब मैं इसका पासवर्ड भी सेट कर देता हूँ। और अब मैं कोशिश करता हूँ कि उस फाइल को एक्सेस करें। मैं करता हूँ cat/its सॉरी होम, और होम के बाद हमारे पास डायरेक्टरी थी रिसर्च और वहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ जैसे share.txt। जी, मेरा ख्याल है मेरा पुराना परमिशन अभी काम कर रहा है। लेट मी चेक इट वंस अगेन। जी, तो मैं यूज़र नईम से लॉगिन हूँ। मैंने लास्ट टाइम कमांड जो है वो बाय मिस्टेक रूट से एग्जीक्यूट कर दी, सो आई थॉट कि शायद मेरी मिस्टेक है, बट इनफैक्ट रूट को क्योंकि सारे प्रिविलेज हैं तो पहुंच गया। हम इस तरह करते हैं कि हम मज़ीद चेंज करते हैं cd/home और एंटर करें, एलएस करें। ये नेम से मैं इस वक्त लॉगिन हूँ। मैं कहता हूँ कि cd करे रिसर्च को, मेरे पास परमिशन डिनाइड है। तो आप ये देखें कि क्योंकि नईम इस ग्रुप का मेंबर नहीं है तो लिहाजा वो उस रिसोर्स को एक्सेस नहीं कर पाएगा जो कि रेलेवेंट यूज़र्स को दी गई है। दोबारा हम रूट से स्विच करते हैं ताकि हम नेक्स्ट काम को स्टार्ट कर सकें। जी, तो अब नेक्स्ट जब हम काम करने जा रहे हैं दैट इज़ रिगार्डिंग द कोटा। कोटा या यूज़र कोटा जो है बेसिकली हम इस्तेमाल उस वक्त करते हैं जब हमने डिस्क स्पेस जो है वो बाइंड करना हो या उसकी लिमिट करनी हो हर यूज़र के हिसाब से। एडमिनिस्ट्रेटिवली जब आप एक एंटरप्राइज में काम कर रहे होते हैं तो यूज़र्स को उनकी वर्किंग के लिहाज से स्पेस एलोकेट करवाया जाता है। आज हम ये देखते हैं कि हम इस काम को परफॉर्म कैसे करेंगे। इसके लिए आपको अपनी fstab फाइल मॉडिफाई करनी पड़ेगी। etc fstab, ये मैंने कल भी मॉडिफाई की थी। fstab में आप ये देखें कि मेरे पास एक लॉजिकल वॉल्यूम मैंने बनाया हुआ था जो कि /new डाटा पे माउंटेड है। डिफ़ॉल्ट कलर देखें सब में है। आपने जब कोटा ऑन करना है तो आपने लिख देना यहाँ पे यूएसआर कोटा, यूज़र कोटा, और उसके बाद आपने इसको सेव करना है। सेव करने के बाद आपने इसको रीमाउंट करवाना है। कमांड क्या है, माउंट-o /new डाटा, एंटर करें तो इसके बाद ये रीमाउंट हो जाएगी। चेक कर लें, आप कहें माउंट करे और ग्रैप करे /new डाटा को। ठीक है, और हमने जब न्यू डाटा को ग्रैप किया तो ये हमारे पास देखें इस पर यूज़र कोटा लगा हुआ है। सो इट्स ओके फिदास। अब हमने कोटा ऑन करना है। मैं इसके लिए कमांड लिखता हूँ कोटा चेक -cum /new डाटा। कमांड ये मैंने कल भी चलाई थी। सी से मुराद क्या है कि न्यू कोटा फाइल क्रिएट की जाएगी, यूज़र कोटा फाइल। फिर यू से मुराद है यूज़र लिस्ट, वो यूज़र जो उसमें आएंगे जो हमें बाद में ऐड करने उस लिस्ट में आएंगे। और एम क्या है, ये हमारे सिस्टम को बताएगा कि जी आपने
इस फोल्डर को रीड ओनली मोड में माउंट नहीं करवाना। एंटर करवाएं। अब मैं कहता हूँ ls/न्यू डाटा। आप ये देखें कि a quota.user फाइल हमारी क्रिएट हो गई है। अच्छा, अब हमने करना क्या है कि हम यूज़र कोटा देखना चाहते हैं कि किस तरह लगाया जाता है। उसको लगाने से पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि यूज़र कोटा या कोटा मैनेज किस तरह होता है। हम कहते हैं ईडी कोटा -u। मैं कहता हूँ जी अली का ज़रा कोटा दिखाओ। ये आपके सामने फाइल शो होती है। इसमें मैं कुछ समझा दूँ। जो पहला कॉलम है ये आपकी ड्राइव या डिवाइस की मैपिंग है। ब्लॉक्स, नंबर ऑफ ब्लॉक्स जो हैं वो कितने एलोकेटेड हैं। सॉफ्ट लिमिट, सॉफ्ट से मुराद वो लिमिट जिस पे वार्निंग दी जाती है। हार्ड से मुराद वो लिमिट जहाँ पे रोक दिया जाएगा। आई नोड्स से आप वाकिफ़ हैं, जब भी फाइल क्रिएट होती है तो उसका आई नोड होता है 0 मीन फ़िलहाल कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सॉफ्ट लिमिट के जितने आई नोड हमने लगाए होंगे उसमें वार्निंग कब देनी है, और हार्ड लिमिट के जब हमने रोक देने मज़ीद फाइल नेट्स क्रिएट करने से। तो फिलहाल क्योंकि ये सारे ज़ीरो हैं, इट मीन्स के यूज़र जो मर्ज़ी करता फिरे। आए यूज़र को ज़रा रोकें। रोकेंगे कैसे? मैं से लिख देता हूँ। मैं कहता हूँ सेट कोटा किसके लिए, -u जी यूज़र अली के लिए कितना, 30 MB सॉफ्ट, 35 MB हार्ड, और उसको आई नोड पे कुछ भी ना कहें, और किस पे, /न्यू डाटा पे। ठीक है जी, ये कमांड हमारी अप्लाई हो गई। आप एक काम करें, कहें रेप कोटा -a जी। इस वक्त जो है कुछ भी कहीं भी कुछ नहीं लगा हुआ। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है कि हमने थोड़ा सा आगे चलना है, और वो इस तरह कर जाएंगे हम कि हम अली से अब लॉगिन कर जाएंगे, दैट इज़ su-अली। अब मैंने एक फ़ाइल बनानी है एक सर्टन लिमिट की, ताकि मैं ये देख सकूँ कि यूज़र का जो है कोटा किस तरह जाएगा। इसके लिए हम dev/0 को इस्तेमाल करवाएंगे और डाटा ब्लॉक्स को राइट करेंगे। कैसे करेंगे जी? dd इनपुट जो है /dev/0 से आए जनाब, और कहाँ चली जाए, इक्वल टू टेस्ट फाइल में चली जाए। ब्लॉक साइज़ जो है 1 किलोबाइट का हो, और काउंट करे 25,000 तक। एंटर करें जी। मैंने एक कमांड गलत लिख दी, मुझे दोबारा करेक्शन कर देंगे जी जनाब। तो कमांड में छोटा सा मसला ये था कि मैंने काउंट के बाद इक्वल का साइन नहीं लगाया था। तो वो जैसे मैंने काउंट का साइन इक्वल का साइन लगाया, तो आप देखें उसने 26 MB जो हैं वो राइट कर दी हैं। अब मैं इसको चेंज करता हूँ। मैं कहता हूँ जी ईडी कोटा, मैं ज़रा चेक कर लूँ कि अली का कोटा है कितना से। अच्छा जी, हम रूट से चले जाते हैं, फिर आ जाएंगे। सो -u अली जी। तो ये आपके सामने डाटा मौजूद है उसके मुताबिक कि उसकी डाटा की फ़ाइलें जो हैं वो 30 MB और 35 पे सेट हैं। अब थोड़ा सा इस लिमिट को हम जाकर क्रॉस करते हैं और ये देखते हैं कि क्या हमें रोका जाता है कि नहीं रोका जाता। पुरानी कमांड को फिर रिपीट करें। सो इट इज़ अगेन dd इफ़ जो है वो मेरे पास है /dev/0 पे, और आउटपुट जो है जनाब टेस्ट फाइल 1 में ले आए। ब्लॉक साइज़ आप लें 1 किलोबाइट का, और मैं काउंट इसको से कहता हूँ 15,000 करने से तुलन हम 35 MB की रेंज पार कर जाएंगे जी। तो फिर मैंने मिस्टेक कर दी टाइपिंग में, मैंने यहाँ स्लैश लगा दिया। चलें जी, इक्वल लगाते हैं जी। कमांड ज़रा दोबारा देते हैं। न्यू डाटा के फोल्डर में जाकर एंटर करें जी जनाब। अपनी को परमिशन दे दें, मैं इसको परमिशन दे जी। तो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले जो माउंट पॉइंट है
क्योंकि ये होम से अलावा मैंने डायरेक्टरी चूज़ किया तो पहले इसके परमिशन सेट करने ज़रूरी थे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने इसके परमिशंस क्या लगाए हैं। ls-l करें और आप ये देखें कि मैंने न्यू डाटा के परमिशन जो हैं वो चेंज कर दिए हैं। ये सेम है जिस तरह स्लैश होम में हमने डायरेक्टरी के परमिशन लगा दिए थे, इस हिस्ट्री के बिट लगा कर भी और ग्रुप की मेंबरशिप भी दे के। अच्छा, थोड़ी देर पहले डाटा इसलिए क्रिएट हो गया था कि मैं तेज़ी में उसकी होम डायरेक्टरी में क्रिएट कर रहा था। अब हम इसको क्रिएट करते हैं इसके न्यू डाटा के फोल्डर में, जहाँ असल में इसका जो कोटा है वो टेस्ट किया जाएगा जी। तो अब मैं हूँ एम आई करता हूँ, तो जी अली है और पाथ ले लें। पाथ हमारा न्यू डाटा है। अब मैं इसमें फ़ाइल ऐड करता हूँ, दैट इज़ इफ़ इज इक्वल टू 25,000 यानी कि 25 MB ऑफ करे टेस्ट फाइल। ब्लॉक साइज़ बराबर हो हमारा जी 1 किलोबाइट और जनाब काउंट होना चाहिए 25,000। जी जनाब, अब मैंने क्या गलत कर दिया? ओह माय गॉड, /dev/0 लें जी। ये होती हैं तेज़ी की गलतियां, लिहाजा पेपर में ध्यान कीजिएगा। लें जी, 26 MB कॉपी हो गया। अब मैं कोशिश करता हूँ 15,000 और राइट करूँ। 15,000 राइट करने से मैं एक्चुअली जो 35 MB की रेंज है वो पार कर जाऊँगा। लेट्स सी क्या होता है। जी ये दोबारा कॉपी हो गया, थोड़ी देर पहले रुक गया था, अब फिर कॉपी हो गया। मुझे चेक करना पड़ेगा कि आखिर कहाँ गलती हो रही है बार। जी दोबारा करते हैं टेस्ट फाइल। 1 टाइम क्रिएट हो गया। अब मैं इसको 15,000 की लिमिट देता हूँ और टेस्ट फाइल का नाम चेंज करता हूँ। ठीक है जी। अब देखें मेरे पास वार्निंग जनरेट हो गई है कि नो स्पेस इज़ लेफ्ट ऑन द ड्राइव। कितना उसने कॉपी किया? उसने सिर्फ 11 MB कॉपी किया है और उसके बाद क्योंकि हमारे 35 की लिमिट रीच हो गई थी, लिहाजा उसने फर्दर उसको कॉपी करने से इनकार कर दिया। सो ये है जिस तरीके से हम इस अली को अगर देखें तो वो अपनी 3500 की लिमिट क्रॉस कर चुका है, 35 मेगाबाइट की, तो उसको रोक दिया गया फर्दर कॉपी करने से। आप चाहें तो आप कोटा के अगेंस्ट एक छोटी सी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। रेप कोटा, दैट इज़ नाम, उसका नाम है दैट इज़ रेप कोटा -a। ये कमांड आपको बता देगी कि आपके कोटा के ऊपर क्या स्टेटिस्टिक्स चल रहे हैं। ईडी कोटा आपको पता चल गया पहले ही, ठीक है। और मैं कहता हूँ -u-अली, तो अली के अगेंस्ट आपके पास डाटा मौजूद है। अगर मैं कह देता हूँ अगेंस्ट जावेद, जावेद के अगेंस्ट देखें इट इज़ एम्प्टी। सो दीज आर द मैकेनिज़्म जिसके थ्रू आप कोटा यूज़र पे लगा भी सकते हैं और उसको फर्दर चेक भी कर सकते हैं। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये अब छोटी सी रहेगी, मैंने कहा आपको बताता चलूँ, वो ये कोटा प्रोफाइल को कॉपी कर देना। क्योंकि मैंने अली के लिए 35 MB का कोटा बना दिया, मैं कहता हूँ कि ये सेटिंग जो है वो जावेद के लिए भी आ जाए। तो मैं एक छोटी सी कमांड दे सकता हूँ, मैं कह देता हूँ कि जी ईडी कोटा -यूज़र प्रोफाइल ऑफ अली टू जावेद। एंटर करें, कुछ भी नहीं हुआ, इट मीन्स कमांड रेलेवेंटली एग्जीक्यूट हो गई। जावेद क्लिक करें, देखें जावेद की सेटिंग्स वही आ गई हैं जो कि अली की सेटिंग थी। तो इस तरीके से आप कोटा को दूसरे यूज़र के लिए यूटिलाइज भी करवा सकते हैं। अब यूज़र कोटा तो आपने देख ही लिया, एक और टर्म है दैट इज़ द ग्रुप कोटा। आपको मैं गो थ्रू करा देता हूँ। कमांड्स मोर और लेस एक जैसी ही हैं, फ़र्क ये है कि जब हम ग्रुप कोटा लगाते हैं तो वो कोटा पूरे ग्रुप को असाइन हो जाता है, चाहे उस ग्रुप में सिर्फ एक यूज़र हो या 100 यूज़र्स हों। अगर से मैंने 50 MB कोटा कह दिया तो उस ग्रुप के जितने भी लोग हैं वो कुल 50 MB स्पेस पर रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। इसमें भी आपको चेंज FS टैब में ही करनी पड़ेगी। जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इसको कमांड्स को टाइप नहीं करूँगा। FS टैब में ये देखें, मेरे पास जो न्यू डाटा है USR कोटा है, आप यहाँ पर कह सकते हो उसको दैट इज़
GRP कोटा, ग्रुप कोटा आपको कहना होगा। अच्छा, उसके बाद हमने लास्ट टाइम -CUM का स्विच यूज़ किया था। अब की बार हम जब कोटा चेक की कमांड चलाएंगे तो मैं उसको कहूँगा -CGM/न्यू डाटा। इसलिए मुराद है कि मैंने अब इस पर ग्रुप कोटा ऑन किया है, ना कि यूज़र कोटा ऑन करवाया है। अब उसके बाद जब मैं सेट कोटा की कमांड करूँगा तो हम सेट कोटा पहले कर देते थे -U से, अब मैं कहूँगा कि सेट कोटा -G और आगे ग्रुप नेम दे दूंगा। उसके बाद मैं उसकी सॉफ्ट लिमिट, हार्ड लिमिट, आई नोड्स और उसके बाद मैं कह देता हूँ उसकी लोकेशन। तो उसका क्या नतीजा निकलेगा कि जो मेरा यूज़र है उस ग्रुप का, उस फोल्डर के ऊपर इन तमाम ग्रुप मेंबर के कोटा के राइट्स अवेलेबल हो जाएंगे एक सिंगल कोटा के लिए। और आपने अगर इसकी रिपोर्ट निकालनी हो तो आप करेंगे रेप कोटा -GA, तो तमाम ग्रुप के अगेंस्ट भी आपको अवेलेबल हो जाएगी रिपोर्ट। अभी तो हम ए करेंगे तो सिर्फ हमारे यूज़र के अगेंस्ट आएगी। आप रेप कोटा का मेन पेज कंसल्ट करेंगे तो वो भी आपको इस बारे में काफ़ी डिटेल मुहैया कर देगा। जी, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हम जॉब स्केजुअल करने की बात करते हैं। जॉब स्केजुअल करने के दो वे हैं, एक है AT कमांड के थ्रू और एक है हमारा क्रॉन। AT कमांड हमारी जॉब क्यूज़ को, जो रेलेवेंट स्पेसिफिक जॉब्स हैं उनको एग्जीक्यूट करने के काम आता है, जबकि जो क्रॉन है वो रिपीटेडली किसी भी टास्क को परफॉर्म करने की सलाहियत रखता है। पहले AT के लिए हम यूज़ कर लें कि हम चेक करें कि सर्विस भी चल रही है कि नहीं चल रही। मैं कहता हूँ /etc/init.d और साथ में मैं कह देता हूँ कि ATD स्टेटस। सो ATD की सर्विस चल रही है। चलें हम एक छोटा सा स्क्रिप्ट बना लेते हैं जो कि आसान तरीन काम में ये करता हूँ। फ़िलहाल जम तो मेरे पास इस वक्त ऑनलाइन नहीं है, लेकिन बहरहाल एरर मैसेज ज़रूर जनरेट हो जाएगा उससे। वो ये हम करते हैं कि हम MySQL जो है उसको इंस्टॉल करने के लिए एक छोटा सा स्क्रिप्ट बना लेते हैं। से मैं इसको कह देता हूँ, मैं कहता हूँ कि जी VIM से एक स्क्रिप्ट बना दे, दैट इज़ mysql-install.sh। एंटर करें, आई प्रेस करें। स्क्रिप्ट के लिए हमारे पास %bin/bash, जिसके शुरू में ये डायरेक्टिव होगा, इट मीन हमारी स्क्रिप्ट है। मैं कहता हूँ yum-y इंस्टॉल mysql। -y का स्विच ये करेगा कि मुझसे पूछे बगैर ही MySQL डिपेंडेंसीज समेत इंस्टॉल कर देगा। सेव कर दिया मैंने इसको जी। एलएस करें, ये फाइल मौजूद है। ठीक है, इंस्टॉल MySQL स्क्रिप्ट। अब इसको एग्जीक्यूटेबल बनाना है। मैं कहूँगा chmod u+x MySQL इंस्टॉल, ls-l करें। देखें इसका कलर चेंज हो गया। अब ये अगर मैं डॉट/ के बाद MySQL इंस्टॉल ऐसे करूँगा तो ये अभी चल जाएगी, लेकिन हमने इसको 8 के साथ चलाना है। मैं चाहता हूँ कि अब से 5 या 6 मिनट बाद, बल्कि टाइम थोड़ा है, हम इस तरह करते हैं कि 2 मिनट की एग्जीक्यूशन ले लेते हैं। मैं कहूँगा @f MySQL इंस्टॉलर sh क्या करें, नाउ, अभी से 9 से 1 मिनट करंट टाइम 9 + 2 मिनट्स। अब से 2 मिनटों बाद जनाब वो ये फरमाए कि ये स्क्रिप्ट चला दे। जी, एंटर करें। उसने बता दिया कि जॉब जो है वो 6:26 पर चला दी जाएगी। अभी 6:26 में मेरे सिस्टम पे सुबह के। अच्छा, अब हम क्यू देख लेते हैं। मैं कहता हूँ @q में जनाब एक अदद जॉब लगी हुई है। इस जॉब का नंबर है 1। अगर आप चाहें तो इसको रोक सकते हैं, आप कहें @rem1 फायर हुई जॉब। @q चेक करें, जॉब नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, अब
क्या करें जी, चलें जी दोबारा जॉब को लगा देते हैं। मैं कहता हूँ ऐट डैश एफ माई सिक्वल डैश इंस्टॉल प्लस 2 मिनट्स, एंटर करें, एट क्यू चेक करें, जॉब जनाब इस वक्त क्यू में लगी हुई है, 6:27 पर एग्जीक्यूट हो जाएगी। अच्छा, अब हम ज़रा आगे चलते हैं और मैं ये देखता हूँ कि ये क्यूट जॉब पड़ी कहाँ है। आप एक काम करें, एल करें स्लैश वार स्पूल एट, ठीक है। ये आपकी जो आईडी पड़ी हुई है ना जनाब, ये वाली, ये दिस वन, ये आपकी जॉब के मुतल्लिका है, लोकेशन है। अच्छा, अब इसको अगर आप ओपन करेंगे तो आपको इसके अगेंस्ट इसमें जो कुछ लिखा हुआ है वो भी शो हो जाएगा जी। अब मैं ATQ की कमांड देता हूँ तो मेरे सामने कोई चीज़ शो नहीं हो रही, इट मीन्स ये जॉब प्रोसेस की जा चुकी है। एक काम करते हैं, कहते हैं मेल चेक कर लेते हैं जी। मेल भी जनरेट नहीं हुई फ़िलहाल मेरे पास कोई, ठीक है। तो इससे मुतल्लिक क्योंकि मेरे पास कोई एरर भी जनरेट नहीं हुआ तो इट मीन्स कि ये जॉब जो है वो प्रॉपरली हमारी एग्जीक्यूट हो चुकी है। अच्छा, इस दौरान मैं आपको ये दिखा दूं कि इस वक्त मैं जिस पाथ पर पहुंचा हुआ हूँ वो 80 का पाथ है। मैंने जॉब को री असाइन किया है आपको दिखाने के लिए, और मैं वार्स फुल ऐट में पहुंचा हुआ हूँ। जो हमारी जॉब आईडी थी इसको मैंने कैट करवाया है। ये सारी वो स्क्रिप्ट की आउटपुट है जो ऐड जनरेट कर रही है, और इसमें सबसे नीचे देखें तो ये जनाब हमारा वो स्क्रिप्ट लिखा हुआ है जिसने कि अब से 2 मिनट के बाद एग्जीक्यूट होना है। ATQ करूँगा तो देखें कि ये मेरे पास 6:33 के लिए अब असाइंड है, सो 6:33 पर ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। तो ये एक मैकेनिज़्म है जिसके थ्रू आप फर्दर आगे जाकर भी कमांड के थ्रू अपने स्क्रिप्ट को व्यू कर सकते हैं जी। ऐड के बाद अब हम आगे चलते हैं तो हमारा काम है अब क्रॉन के साथ। क्रॉन हमारा एक ऐसा प्रोसेस शेड्यूलर है जो कि रिपीटेडली डेली, वीकली, मंथली, मिनट, आवर की बेस पर, मंथ की बेस पर, डे ऑफ द वीक या एनुअल बेसिस पर कोई भी काम को री एग्जीक्यूट करने की सलाहियत रखता है। पहले आप अपनी क्रॉन का स्टेटस चेक करें जी। क्रॉन की सर्विस चल रही है, और आप ज़रा क्रॉन टैब को देख लें कैसी इसकी आउटपुट है। दैट इज़ कैट स्लैश इट्स स्लैश क्रॉन टैब। समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी हुई है। देखें, जो पहला कॉलम है ये शो करता है मिनट को कि किस मिनट पर जॉब एग्जीक्यूट होगी। दूसरा कॉलम इंडिकेट करता है आप आवर्स को, 24 आवर फॉर्मेट होता है, मिनट, आवर। उसके बाद डे ऑफ द मंथ, यकम से लेकर 31 तक का कोई भी डे आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। फिर आ जाता है मंथ कि किस मंथ में आप 0 से लेकर 1 से लेकर 12 मंथ, या मंथ का पहला लेटर दे सकते हैं, आपकी मर्जी। फिर डे ऑफ द वीक के किस दिन, 0 से लेकर 6 तक या 0 से लेकर 7 तक, या आप डे की एब्रीवेशन भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इस कम्बिनेशन को मैच करके आप जो है किसी भी टास्क को रेगुलर स्केड्यूलिंग के ऊपर बना सकते हैं। हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, कैसे मैं एक फाइल क्रिएट करवा देता हूं जब भी एक स्पेसिफिक टाइम होगा। मैं कहता हूं क्रॉन टैब डैश ई। इस वक्त जब मैं जॉब शेड्यूल कर रहा हूँ ये यूज़र रूट की हो रही है जॉब। इस वक्त से 37 है, मैं कहूँ से 39 और 06, ठीक है। और इसके अलावा स्टैरिक स्टैरिक स्टैरिक, और जनाब ये टच करे स्लैश रूट स्लैश फाइल क्रिएट कर दे 1, या मैं कह देता हूँ क्रॉन 1। ठीक है जी। और उसके बाद अब हम इसको वेट करेंगे उस टाइम का जिस टाइम पर कि वो इस कमांड को एग्जीक्यूट कर देगा जी। तो अगर आप देख सकते हो तो मैंने कुछ देर पहले ये इसकी एलएस किया और फिर मैंने दोबारा एलएस किया। आप ये देखें कि क्रॉन 1 जो है क्रिएट हो गया। एक दफ़ा दोबारा क्रॉन पे आए, मैंने उसको ये कहा है कि 6:39 पर
ये मैंने खाली छोड़ दिया। इस मीन्स कि हर रोज़, हर महीने का दिन और हर साल में ये काम करता रहे। इट मीन्स कि ये काम रोज़ाना इस टाइम पे परफॉर्म होता रहेगा जब तक कि हम इसको कोई और डायरेक्टिव नहीं दे सकते। जैसे आज 26 है, से मैं 27, 24, 23 जो भी कह दूँ, उस डेट के हिसाब से ये अमेंड हो जाएगा। तो लिहाजा इस डेट के बाद ये दोबारा एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक कि अगला साल इस दिन नहीं आ जाता। अब क्रॉन की बाकी की जॉब्स आप कहाँ पर देख सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये क्रॉन पाया कहाँ जाता है। आप बात करें पहले क्रॉन कैट स्लैश वार स्लैश स्पूल एंड क्रॉन। तो क्रॉन के अंदर आप रूट से चले जाएं। अब आपको ये देखें, उसने कमांड जो आपके सामने शो की हुई है, जो कि उसने यूज़र रूट के लिए संभाल कर रखी हुई है, जो हमारी जॉब स्केड्यूल्ड है। अच्छा, अब क्रॉन की अपनी जॉब सिस्टमेटिकली कहाँ डिफाइन है। आप जाएं स्लैश etc में और करें से क्रॉन डॉट, देखें क्रॉन के क्या है, क्रॉन डॉट डेली, क्रॉन डॉट आर्ली, क्रॉन डॉट मंथली, क्रॉन डॉट वीकली। क्रॉन डॉट डेली में चले जाएं, एलएस करें। ये सारे वो स्क्रिप्ट्स हैं जो कि डेली बेस पर क्रॉन एग्जीक्यूट करता है। आप जिस भी काम को चाहते हैं कि वो डेली एग्जीक्यूट हो जाए, अगर आप उसको लाकर इस फोल्डर के अंदर रख देंगे तो आपका वो टास्क जो है डेली बेसिस पर एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। ये एक छोटी सी एग्जांपल है क्रॉन जॉब को सेट करने की, बट इट विल डेफिनेटली रिक्वायर कि आप प्रैक्टिस इसकी ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि आप इसको इफेक्टिवली समझ सकें और एग्ज़ाम के टाइम पर जो जॉब स्केड्यूलिंग का कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आप प्रॉपरली हैंडल भी कर सकें। जी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनएफएस सर्वर कॉन्फ़िगर करना। लेकिन एनएफएस कॉन्फ़िगर करने से पहले मैं आपको जो दूसरी कमांड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए इस वक्त, वो है एसएसएच। एसएसएच जो है स्टैंड्स फॉर सिक्योर शेल। सिक्योर शेल कम्युनिकेशन या एसएसएच का इस्तेमाल हम करते हैं जब हम रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहते हैं किसी भी हमारे सर्वर की। एसएसएच से पहले जो हमारे पास मैकेनिज्म यूज़ किया जाता था डेट वाज टेलनेट। टेलनेट कमांड तो बड़ी अच्छी थी, लेकिन इसमें सिक्योरिटी का इशू था क्योंकि इसमें यूज़र नेम, पासवर्ड, इन्फॉर्मेशन सारी प्लेन टेक्स्ट में पास ऑन हो रही थी। सो इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट कि कोई भी शख्स इन्फॉर्मेशन स्निफ करके आपके फंक्शनैलिटी को डिस्टर्ब कर सकता था। एसएसएच करने के लिए हम सिंपल कमांड क्या देते हैं कि एसएसएच और आगे होस्ट नेम या उसके रेलेवेंट कोई भी आईपी एड्रेस से 192.168.174.130 मेरा एक होस्ट है। अब ये आपको अथॉरिटी के साथ वहाँ ले जाना चाह रहा है, साथ ही आपको उसके आरएसए का फिंगरप्रिंट भी शो कर रहा है। अगर बाद में किसी वजह से ये फिंगरप्रिंट चेंज हो जाता है तो माइट भी ये पॉसिबल है कि या तो आपका सिस्टम कंप्रोमाइज़ हो गया या रिफ्रेश रीइंस्टॉल किया गया है उसको, जिसकी वजह से आपको एंट्रीज नहीं मिल रही। तो फिलहाल मैं इसको आरएसए की कंसिडर करता हूँ, यस। अब ये आरएसए की मेरे लोकल एसएसएच की फाइल्स में ऐड हो जाएगी और तो कुछ देर के बाद जब ये ऐड कर लेगा तो देन ये मुझसे उस रिमोट सर्वर का पासवर्ड मांगेगा। जी, तो अब मैं इस लेवल पे आके इसका पासवर्ड दे देता हूँ और ये देखिए मैं अपने रिमोट सिस्टम पे कनेक्टेड हूँ। अब इस वक्त ये ऐसे ही है जिस तरह मैं सिस्टम पर फिजिकली बैठा हूँ। आप एलएस करें, आप उस सिस्टम पे मौजूद हैं। अच्छा, मैं फटाफट यहाँ पर एनएफएस के हवाले से कुछ बातें आपको बता दूँ कि इससे ये मेरा एनएफएस सर्वर है। तो एनएफएस जो है, अब ये देखें एसएसएच और एनएफएस दोनों इकट्ठे ही आ गए कि एसएसएच के थ्रू मैं यहाँ कनेक्ट हुआ हूँ और एनएफएस के ऊपर मैं इसकी सर्वर लेवल की कन्फिग्रेशन कर रहा हूँ। RHEL6 जो है NFS2, 3 और 4 चारों को सपोर्ट करती है, लेकिन इसका जो डिफ़ॉल्ट एटीट्यूड है वो NFS4 के साथ है। अच्छा, NFS सर्वर जो है उसके ऊपर एक छोटा सा काम आपने करना होता है। आप चाहें तो सर्वर के ऊपर एक्सपोर्ट एफएस लिखें तो आपको आपके सर्वर का स्लैश डाटा नज़र आ जाएगा। फिलहाल इसमें आपने परेशान इसलिए ज़्यादा नहीं होना क्योंकि RHCS एग्ज़ाम में NFS सर्वर कन्फिगर करना आपका जॉब नहीं होगा। आपने NFS क्लाइंट और AutoFS का क्लाइंट कन्फिगर करना है। आप ये भी कह सकते हैं कि शो माउंट डैश ई, आपको ये भी नज़र आ जाएगा। ये अब इस वक्त हम लोकल सर्वर पे बैठे हुए देख रहे हैं, अभी हम क्लाइंट से बैठ के देखेंगे कि ये काम कैसे होगा, लेकिन पहले हम एसएसएच को कॉन्फ़िगर करके चेक कर लें। अच्छा, अब एसएसएच में अगला स्टेप ये आता है कि इसकी कॉन्फ़िग फाइल है उसको एक नज़र दौड़ा लें, दैट इज़ vi/its/ssh
और उसके अंदर है हमारे पास SSHD _config। ये फाइल बहुत से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपने अंदर होल्ड करती है। सबसे पहली बात तो ये कि डिफ़ॉल्ट पोर्ट 22 होती है, आप इस पोर्ट को बदल के इसको अनचेक कर दें तो इसका ये फ़ायदा होगा कि आप पोर्ट बदल के SSH यूज़ कर सकते हैं। लिसन एड्रेस आप चेंज करवा सकते हैं। इसी तरह आप इसमें फर्दर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें। इसमें लॉगिंग कैपेबिलिटी आप एनेबल डिसेबल कर सकते हैं। अथेंटिकेशन, इसमें आप इवन रूट अलाउ को भी डिसेबल कर सकते हैं। उसका ये फ़ायदा होता है कि फिर आप इस मशीन पर एज अ रूट नहीं हो सकेंगे। ये देखें लिखा ना परमिट रूट लॉगिन, ये यस है, ये फाइल चेकड है अभी। इससे मुराद ये कि फ़िलहाल एज अ रूट आप इस सिस्टम पे आ सकते हैं। अगर मैं इसको अनचेक कर दूं और रूट लॉगिन नो कर दूं, इससे मुराद ये कि अब इस तरफ पर एज अ रूट आप नहीं आ पाएंगे। हाँ, एक स्टैंडर्ड यूज़र से आप यहाँ पे लॉगिन होंगे। तो ये एक डबल एक तरह से सिक्योरिटी मैकेनिज्म है कि आप एक सिंपल यूज़र के तौर पर लॉगिन करें और उसके बाद आप SU करके उस मशीन पर एज अ रूट काम करना शुरू कर दें। तो ये एक्सप्लोर करें आप इसको फर्दर बैठकर, तो आपको इसमें कुछ मज़ीद नॉलेज भी गेन होगा। फ्रॉम एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव इतनी ही बात काफ़ी जितनी मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हुई है। अच्छा, मैं अब यहाँ से एग्ज़िट करता हूँ। हम आते हैं NFS की तरफ ना। अच्छा, NFS के लिए मुझे पता है कि मेरा NFS सर्वर कौन सा, मैं देखना चाहता हूँ कि उस पर माउंट पॉइंट कौन कौन से हैं। मैं करूँगा शो माउंट -E IP एड्रेस ऑफ द NFS सर्वर। ये देखिए उसने मुझे बता दिया है कि इस पर /data एक फ़ोल्डर मौजूद है। स्टार मीन कि ये हर कोई इसको एक्सपोर्ट कर सकता है। दो तरीके हैं, या तो मैं FS टैब में एक एंट्री डाल दूँ। FS टैब में मैं एंट्री डालने का आपको तरीकाकार बता देता हूँ। आप लिखेंगे क्या से, मेरा यही मौजूद है एक फ़ोल्डर। मैं एक फ़ोल्डर चलें और बना लेता हूँ। मैं कहता हूँ MKDIR रिमोट NFS और मैं इसको करता हूँ /। अब मैं FS टैब में जाता हूँ और मैं कहूँगा 192.168.174.130 : का नाम था फ़ोल्डर और कहाँ पे रिमोट NFS, यानी कि मेरा लोकल फ़ोल्डर रिमोट NFS होगा। अच्छा जी, फाइल सिस्टम जी नहीं जी, ext4 नहीं, NFS फाइल सिस्टम होगा। और अंडरस्कोर मैं कहता हूँ नेट डिवाइस है 00। नेट डिवाइस मैंने इसको इसलिए कह दिया है कि क्योंकि बाजू का नेटवर्क अवेलेबल नहीं होता, तो ये ना हो कि FS टैब जो है वो इसी इंतज़ार में लटकता रहे कि जब तक नेटवर्क शेयर नहीं मिलेगा तो मैं कनेक्ट नहीं होऊंगा, जो मशीन ऑन नहीं करूँगा। सो नेट डेव करके उसको बता दिया गया कि उसको बाईपास भी कर दे कुछ देर के लिए अगर ये फ़िलहाल कनेक्टिविटी नहीं मिलती ऑन बूट। अच्छा, अब मैं इसको माउंट भी कर सकता हूँ। मैं कह दूँगा माउंट -T टाइप इज़ NFS डाटा और किस पे, रिमोट NFS पे एंटर करें। DF-AH कर लें। ये देखें रिमोट NFS का फोल्डर आपके सामने माउंट हो गया। सो ये एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू आप रिमोटली NFS जो है उसको अपने नेटवर्क फाइल सिस्टम, नेटवर्क को जो फाइल सिस्टम आपके सर्वर का अवेलेबल है उसको आप अपने क्लाइंट पर माउंट कर सकते हैं। अच्छा, इस NFS में और उसके बाद एक और हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है R2FS। इसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जब आप NFS से बाउंड करते हो तो आपका शेयर थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द मशीन बाइंड ही रहता है। R2FS में फ़ायदा क्या है कि ये रिमोट शेयर को बाइंड तो कर लेता है, लेकिन उतनी देर तक बाइंड रखता है जब तक आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप उसको इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं तो 5 से 10 मिनट के बाद वो शेयर को अनमाउंट कर देता है। अच्छा, जब आप दोबारा उस फोल्डर में स्विच होंगे तो R2FS उसको खुद ब खुद दोबारा माउंट कर देगा। सो लिहाजा इसमें आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं होती। इसका फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि आपकी मिनिमम जो है वो सिस्टम रिसोर्सेज जो हैं वो यूटिलाइज होंगी। अच्छा जी, R2FS के लिए पहले आप सर्विसेज चेक कर लें।
जी, ऑटो एफ चल रहा है। अगर नहीं चल रहा तो चेक कन्फिग भी आप इसको करेंगे और आप इसको स्टार्ट भी करेंगे। ये बात काइंडली बार बार मैं बता भी रहा हूँ, आप लोग इसको जहन नशीन कीजिएगा। सर्विसेज के मामले में ज़्यादा मोहतात रहना है। अच्छा, अब इसके नॉर्मल शेयर की सेटिंग मिलती कहाँ है? हम जाएंगे vi/etc ऑटो डॉट मास्टर में। देखिए, ऑटो डॉट मास्टर में एक फ़ोल्डर हमने मैनेज करवाया हुआ है, ये डिफ़ॉल्ट भी होता है, वो है /मिस्क का फ़ोल्डर। और ये कहाँ कन्फिगर हो रहा है? ये एटीसी में ऑटो डॉट मिस्क के अंदर इसकी कन्फिग्रेशन पड़ी हुई है। आए जी ज़रा ऑटो डॉट मिस्क में हम तशरीफ़ ले जाते हैं। मैं करता हूँ क्लैट ऑटो डॉट मिस्क। ऑटो डॉट मिस्क में देखें, ये कन्फिग्रेशन हमारी पड़ी हुई है, सीडी की कन्फिग्रेशन पड़ी हुई है, बाकी चीज़ें हैं। यहाँ पे मैंने एक एनएफएस का फ़ोल्डर बनाया है। मैंने कहा कि /मिस्क का जो फ़ोल्डर बनेगा ना, उसमें एक एनएफएस का फ़ोल्डर बने। फाइल सिस्टम किस टाइप का हो? एनएफएस का हो, इनिशिएट करे, और ये मेरे एनएफएस सर्वर का एड्रेस भी पड़ा हुआ है। अब सिर्फ अगर तो आपने फर्स्ट टाइम ये एंट्री डाली है, तो इसके बाद आपको चाहिए कि आप ऑटो एफएस को रिस्टार्ट करें ताकि वो इस शेयर को पिक कर सके। अब हम करते हैं cd/misk ls करें, खाली है। मैं कहता हूँ cd/nfs। वो देखिए, खाली होने के बावजूद मैं nfs में आ गया। इससे मुराद ये है कि जैसे मुझे ज़रूरत पड़ी है तो इसको उसने ऑटोमेटिकली माउंट कर लिया। ls करें, देखें अब nfs का फ़ोल्डर मौजूद है। अच्छा, अब मैं अगर इसमें काम करता रहूँगा तो फ़ोल्डर मुझे अवेलेबल रहेगा। जब मैं काम करना बंद कर दूँगा तो ये कुछ देर के बाद खुद ब खुद अनमाउंट हो जाएंगे। देखें, इसमें 3 फाइलें भी पड़ी हुई हैं। सो ये वो मैकेनिज़्म है हमारा जिसके थ्रू हम इस पर काम भी करके रख लेते हैं। सो दिस इज़ हाउ कि आप इसके ऊपर वर्किंग भी करके देख लीजिएगा। आप /मिस्क लिख के आप उसकी जगह /रिमोट यूज़ करें, ठीक है। आप बाकी की सेटिंग एक ऑटो डॉट मिस्क की बजाय आप ऑटो डॉट रिमोट की फाइल एक बना लें। उसके अंदर आप वही एक लाइन डाल दें जो मैंने अभी लिखी हुई थी नीचे। उसको जब आप रिस्टार्ट करेंगे सर्विस को, तो आप देखेंगे कि ये चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको अवेलेबल होनी शुरू हो जाएंगी। जस्ट दो टाइम आपका लगना है, वो सिर्फ इतना ही लगेगा कि आपको इस पर थोड़ा सा काम करने के लिए अपना प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी रेस्ट आप इसका मैन पेज कंसल्ट करें तो इंशाल्लाह ये बड़ी आसानी से वर्किंग कर जाएगा। जी, आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे CIFS की, दैट इज़ कॉमन इंटरनेट फाइल सिस्टम। CIFS को हम यूटिलाइज उस वक्त करते हैं जब हमारी लिनक्स की मशीन ने विंडोज़ का कोई शेयर जो है वो यूटिलाइज़ करना होता है। उसके लिए हम CIFS यूज़ करते हैं। जब लिनक्स टू लिनक्स या लिनक्स टू यूनिक्स जा रहे हैं, देन हम NFS को यूटिलाइज़ करते हैं। अच्छा, अभी देखिए, मैंने SMB क्लाइंट के थ्रू जो है अली का यूज़र जो है उसको लिस्ट करवाया हुआ है। तो वो आपके सामने देखें, जो हमारा शेयर है वो सारे शो कर रहा है। और ये मैंने एक शेयर बनाया हुआ है ऑलरेडी लिनक्स विंडोज़ की मशीन पे। आपने इसको वरी नहीं करना कि ये शेयर कैसे बना हुआ है। आपका एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव हद ये हो सकता है कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, उसके अगेंस्ट आपने शेयर माउंट करवाना है। ड्राइव में चाहे माउंट करवा दें, चाहे आप यहाँ पर करके से फाइल कॉपी करने का प्रोसीजर दिखा दें, दैट विल बी इक्वली गुड, जिस तरह का भी आप यूटिलाइज करवाएंगे। सिंपली मैंने अभी क्या किया, मैंने SMB क्लाइंट -u अली मेरा है और L मेरा सिर्फ सर्वर जो है या विंडोज़ का सर्वर है। तो उसने अली का पासवर्ड लेने के बाद मेरे सामने डाटा ओपन कर दिया। अच्छा, अब हम इससे इस तरह करते हैं कि जी ज़रा कनेक्ट होके देखते हैं। मैं करता हूँ SMB क्लाइंट -u अली दैट इज़ लिनक्स शेयर। ट्राई करें। नाउ वेट कि ये आपसे पासवर्ड अथेंटिकेशन मांगता है या नहीं मांगता, क्या करता है। पासवर्ड दें। दोबारा कोशिश करते हैं। जी, आप ये देखें कि आपके सामने SMB का लिस्ट आ गया। आप LS करें,
आपके सामने ये भी आएगा। आप इक्विवेलेंट विंडोज़ की कमांड भी चला सकते हैं। अच्छा, यहाँ से फाइल लेनी है तो आप गेट करेंगे, आपने देनी हो फाइल तो आप पुट करेंगे। पहले मैं करता हूँ कि जी LCD और मैं चलता हूँ /home/अली में। ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ से एक शीट गेट करता हूँ। मैं कहता हूँ कि गेट करे दैट इज़ sheet1.xls। एंटर करें जी। देखें जी, शीट आपकी यूज़र की होम डायरेक्टरी में आ गई। अच्छा, इसी तरह अगर आप करेंगे ना पुट, मैं कहता हूँ पुट करे दैट इज़ linux.txt, एंटर करें तो ये फाइल उधर चली जाएगी दूसरी तरफ। ये मैकेनिज़्म है जब हम काम करेंगे इसके साथ थ्रू कमांड लाइन। अच्छा, क्विट करें इसको। दूसरा तरीका ये कि आप सिर्फ का शेयर डायरेक्ट माउंट भी करा सकते हैं। मैं एक डायरेक्टरी बना देता हूँ। मैं कहता हूँ उससे /win डाटा के नाम से, और मैं कह दूँगा mount-t और इट इज़ सिफ्स एंड माई यूज़र इज़ अली, एंड मैं // और मैंने करना है /win डाटा को। अनएबल टू फाइंड सूटेबल एड्रेस, मेरे से लिखने में ज़रूर कोई प्रॉब्लम हुई है। लेट्स ट्राई इट अगेन। जी जनाब, तो आखिर काफ़ी कोशिशों के बाद जो है माउंट हो गई। कोशिश क्या थी जी, सिर्फ IP की मिस्टेक की हुई थी। मैं लोकली मशीन को माउंट करने की कोशिश कर रहा था। df-ah करें। एहतियातन मैंने परमिशन और ओनरशिप भी जो है वो अली को दे दी है, ताकि रीड राइट करने का कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट ना हो। तो आप ये देखें कि इस वक्त लिनक्स शेयर जो है वो मेरे सामने फुली बाइंड हुआ है, और मैं इसको अपने यहाँ सर विजिबिलिटी भी कर सकता हूँ। करेंगे cd/win डाटा, ls करेंगे तो देखें ये मौजूद है। और डेफिनेटली ये मैं आपको बता दूं कि इसके साथ ही जो /fs टैब की एंट्रियां हैं वो भी आप इक्विवेलेंटली कर लीजिएगा। तो ये डाटा जो है आपको अवेलेबल हो जाएगा थ्रू द बूट ऑफ द कंप्यूटर। जैसे सिस्टम बूट करेगा तो ये डाटा भी आपको अवेलेबल होना शुरू हो जाएगा। तीसरा तरीका क्या है कि आप GUI में इसको माउंट कर सकते हैं। कैसे जनाब? वो ये है कि जी आप चले जाएँ प्लेसेस में, कनेक्ट टू अ सर्वर। यहाँ पर आप इसको ऑप्शन दें कि जी विंडोज़ का शेयर है, सर्वर का एड्रेस क्या है, आज नहीं अब नहीं भूलूंगा, ये लें। और लिनक्स शेयर, यूज़र नेम इज़ अली, कनेक्ट करें। कुछ देर वेट करें ताकि वो आपसे यूज़र अथेंटिकेशन का डायलॉग बॉक्स ले आए। ठीक है जी, ये मैंने इसका पासवर्ड दिया। रिमेंबर फॉर एवर भी कीजिएगा, देखिएगा एग्ज़ाम में क्या कहते हैं, ताकि आप उस अकॉर्डिंगली सेटिंग कर सकें। कनेक्ट करें। ये देखें फ़ोल्डर आपके सामने आ गया यहाँ पर। अगर आप बैकग्राउंड में जाए तो देखें ये फ़ोल्डर शेयर के लिए अवेलेबल है। ये वो तरीक़ाकार है जिसके थ्रू आप इसको इंस्टॉल करते हैं, अपने कनेक्ट करते हैं विंडोज़ के शेयर को अपने सिस्टम में। अच्छा, अब मैं कुछ चीज़ें आपको साथ ही बता दूं कि जब आप इसको इंस्टॉल करोगे तो यम के साथ आपने smb/क्लाइंट कन्फिगर करना है। ये ध्यान में रखिएगा। SMB क्लाइंट अगर आप कन्फिगर नहीं करेंगे तो जो डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन उसमें टूल पूरे नहीं होते, तो ये कनेक्ट नहीं होने देगा आपको, लिहाजा ये ध्यान रखिएगा। दूसरा ये क्या है कि आप चले जाइएगा /etc/samba में, और smb.conf को भी चेक कर लीजिएगा अगर कोई मसला आता है। यहाँ पर जो बदलने वाली सेटिंग्स हो सकती हैं, इन केस हो सकती हैं, आई डोंट नो क्या होगा वहाँ पर, आपने यहाँ पर वर्क ग्रुप को माई ग्रुप की जगह वर्क ग्रुप कर देना है। इंटरफेस लूप बैक और ETH0 अपने अथराइज करने, जिस तरह मैंने ये नीचे लिखे हुए हैं। होस्ट अलाउ 127 और वो IP जो आपका IP सर्वर का IP है जिस पे आप कनेक्ट होने जा रहे हैं, वो अपने अलाउ कर देना है।
इस केस में जब आप SMB का क्लाइंट कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर SMB की सर्विस सांबा की चलाने की ज़रूरत नहीं है, ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो अगर आप ये काम बड़े आराम से कर गए तो मेरा ख्याल है कि आपका जो सर्वर है वो बड़े ही इत्मीनान से, सुकून और तसल्ली के साथ इंस्टॉल हो जाएगा। अब टॉपिक जो हमारे पास बाकी रहता है वो है हमारा VNC सर्वर। VNC सर्वर जो है ये हम किस लिए यूटिलाइज़ करते हैं जी? बेसिकली इसका मकसद ये है कि हम रिमोट GUI बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहते हैं अपनी मशीनों की। अच्छा, VNC भी SSH प्रोटोकॉल पे चल रहा होता है, तो ये भी एक सिक्योर चैनल है, लेकिन जहन में रखिएगा कि जो रिमोट मशीन्स होती हैं ना, उनका हमेशा इंटरफेस टेक्स्ट बेस्ड लेना ही ज़्यादा सूटेबल होता है, क्योंकि GUI आपके नेटवर्क की बैंडविड्थ खाना शुरू कर देगा। बहरहाल करना क्या है आपने, आप कहेंगे yum -y इंस्टॉल टाइगर VNC सर्वर। ये आप एंटर करेंगे तो आपका जो टाइगर VNC सर्वर है वो चल पड़ेगा। अच्छा, जिस यूज़र ने इधर कनेक्ट होना है आप SU करके उस यूज़र से तशरीफ़ ले जाएं प्रोफाइल में उसकी, और उसके बाद इस सर्वर को उस स्क्रीन पे चला दें जो स्क्रीन आपने वहाँ देनी है। VNC सर्वर मैं कहता हूँ :2। ये मैं थोड़ी देर पहले मैंने चलाया था तो ऑलरेडी चल भी रहा है। अच्छा, ये अपने यहाँ सर्वर की मैं बात कर रहा हूँ, सर्वर पे आपने चला दिया। अच्छा, अब हम रूट पे आते हैं और इसके कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल जनाब पड़ी हुई है vim/its sysconfig एंड इट इज़ VNC सर्वर्स। मैंने अमेंडमेंट ऊपर नहीं की, नीचे कर दी। मैंने कहा कि VNC सर्वर्स दैट इज़ 2 फॉर अली, ज्योमेट्री इज़ 8/6 और RFB पोर्ट 5902। 5900 से ऑनवर्ड आप पोर्टें दे दिया करें, 01, 02, 03, ठीक है। अच्छा, जितने यूज़र आने हो उनकी स्क्रीन्स को भी 2 से आगे इंक्रीमेंट करते जाएगा, 2, 3, 4, ताकि एक ही स्क्रीन पर यूज़र कन्फ्लिक्ट ना करते फिरें। जो ऊपर वाली ऑप्शन है देखें, वो कह रहे हैं नो लिसन TCP एंड लोकल होस्ट। अगर हम लोकल होस्ट करेंगे तो फिर ये सिर्फ लोकल होस्ट की कनेक्टिविटी देगा, रिमोट नहीं आने देगा। तो लिहाजा हमने नीचे ये उसको बता दिया है कि RFB पोर्ट 5902, इट मीन्स के यूज़र कहीं से भी आ सकता है अली, और अली को स्क्रीन नंबर 2 अलॉट की जाएगी इस साइज़ की, और पोर्ट नंबर 5902 उसने दे के आना है। इतना सा आपने काम करना है इस साइड पे, और उसके बाद आपने VNC सर्वर जो साहब हैं उसको रिस्टार्ट भी कर देना है। रिस्टार्ट नहीं फरमाएंगे तो आप कनेक्टिविटी में मसले खड़े करेंगे। ये काम करने के बाद आपने फायरवॉल में पोर्ट भी ओपन करनी है। हस्बे मामूल जहन में रखिएगा कि फायरवॉल पे ज़रूर पोर्ट ओपन कर दीजिएगा जितनी भी अपने कस्टम पोर्टें बनानी है, ताकि आपको मुसीबत पेश ना आए। अदर पोर्ट में मैंने ऑलरेडी अथराइज़ करवाई हुई है, ये आपने अथराइज़ करवानी है पोर्ट। अच्छा, पोर्ट अथराइज़ करने के बाद आप अपने क्लाइंट मशीन पे चले जाएं। क्लाइंट मशीन पर भी आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत है VNC व्यूअर। कैसे करेंगे, आप कीजिएगा yum -y इंस्टॉल टाइगर VNC। ये इतना ही काफ़ी रहेगा, तो VNC व्यूअर आपका इंस्टॉल हो जाएगा। VNC व्यूअर को चलाना कैसे, आप कहेंगे VNC व्यूअर, और IP क्या था जी, 192.168.174.130:2। पासवर्ड मांग रहा है, लें जी, स्क्रीन नंबर 2 खुल गई अली की। अब हम यहाँ से बैठकर, आप देखें टाइगर VNC खुला हुआ है माई लैब पे। अब आप यहाँ से बैठकर अली के अगेंस्ट, अली के साथ जो है सर्वर बैठ के जितनी भी फंक्शनैलिटी है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, इस सारे मैकेनिज़्म के साथ ही आज लेक्चर नंबर 12 ख़त्म होता है। दिल तो मेरा बहुत करता है कि आपके साथ बहुत सारी बातें शेयर करूं, लेकिन ज़ाहिर बात है एथिक्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और हम लोग एथिकली बाइंड भी हैं, लीगली भी बाइंड हैं इन चीज़ों से बचने के लिए। कुछ साइट्स अवेलेबल हैं, बेशुमार साइट्स हैं, लेकिन जिन साइट्स को मैंने यूज़ किया है, मेरे इस्तेमाल में भी रही हैं, अब भी करता रहता हूँ विद एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो लिनक्स
questions.org एक बहुत अच्छी साइट है जहाँ पे आप थ्रू क्वेश्चन आंसर अपनी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। इसके अलावा certcollection.org में चेक करता रहा हूँ, मैं यहाँ पर टेक्निकल एडमिन भी हूँ और लिनक्स से मुतल्लिक़ मैं इन्फॉर्मेशन भी शेयर करता हूँ। आप इन साइट्स पर भी ज़रूर जाइएगा, ये आपको बहुत अच्छा मटेरियल मुहैया करेंगे, बहुत डिटेल्ड चीज़ें आपको मिलेंगी। मैं दोबारा आपको आखिर में आज ये कहना चाहूँगा कि आप लोग प्रैक्टिस करने पे ध्यान कीजिएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो जितना मर्ज़ी आप मटेरियल इकट्ठा कर लें, आप पास नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, सिनेरियोज बना रहे हैं, इन दोनों साइटों पे आप कंसल्ट करें, मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि अगर आप इन पर अमल करते जाएंगे तो इंशाल्लाह लजीज़ आप बआसानी RHCSA का पेपर पास कर लेंगे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह फिर अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो नेक्स्ट लैब में, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे किसी नेक्स्ट ट्रेनिंग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए।